नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप लोगों की ही डिमांड पर इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल पर आपके माध्यम से यहाँ पर पूछा गया था कि इस टॉपिक को कैसे हम तैयार करें अधिशासी अधिकारी के लिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को भारत के संविधान में कुछ टॉपिक दिए हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, सूचना का अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार। तो ये टॉपिक स्टूडेंट का कहना था कि मिल नहीं पा रहे हैं, हमको कहाँ से पढ़ें। तो तब मैंने आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक है उनको कराने की कोशिश मैं करूँगा। एक के बाद एक वीडियो मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा, जब भी टाइम मेरे को मिलेगा एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को। तो चलिए इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सूचना के अधिकार को। तो अधिशासी अधिकारी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये, क्योंकि वहाँ पर तो दिया ही है। इसके अलावा RO के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये हमारे भारत के राज व्यवस्था से संबंध रखते हैं, इंडियन पॉलिटी से। और इंडियन पॉलिटी आप लोगों को RO में भी देखने को मिल रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों से भारतीय राज व्यवस्था पर आधारित प्रश्न, जो भी एक सामान्य जानकारी होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसलिए सूचना का अधिकार हमारे भारतीय राज व्यवस्था से संबंध रखता है, तो हमें इसको भी पढ़ना है। आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि RO के लिए नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम आपके हैं, जैसे अभी हम बात करेंगे बंदी रक्षक का, तो बंदी रक्षक में भी एक क्वेश्चन आप लोगों से बौद्धिक संपदा का अधिकार से पूछ लिया था। आप लोगों से पेटेंट अधिनियम पूछा था मेरे ख्याल से, तो वो भी आप लोगों का इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला टॉपिक है। उसको भी हम देखेंगे जब बौद्धिक संपदा का अधिकार देखेंगे। तो आप लोग यह ना सोचें कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ अधिशासी अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हर किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं सूचना का अधिकार क्या है। तो आप लोग जब अधिशासी अधिकारी RO या फिर किसी भी सरकारी प्राधिकरण में अगर आप आ जाते हैं, यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं, तो आप इस के दायरे में आ जाते हैं, सूचना के अधिकार के दायरे में। और आप लोगों से भी यहाँ पर जो देश की जनता है, जो उत्तराखंड की जनता है, वो आपसे सूचना ही मांग सकती है। तो आप लोगों को इस चीज़ को भली बात समझना है, क्योंकि आने वाले समय में जब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे तो इसका प्रयोग वहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, सूचना का अधिकार क्या कहता है। और यहाँ पर हम RTI एक्ट के बारे में भी बात करेंगे, और इसमें जो संशोधन हो रखे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाले होंगे उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो सूचना का अधिकार, सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है, ये एक मौलिक अधिकार है। क्या है दोस्तों? एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन आपके पास होंगे मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन होगा आपका कानूनी अधिकार, तीसरा ऑप्शन होगा आपका वैधानिक अधिकार, तो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ऑप्शन जब आपके पास होंगे तो यहाँ पर फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर अब आंसर करेंगे कि ये क्या है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो भारत के संविधान में हमको जाना पड़ेगा, और भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमको देखने को मिलते हैं मौलिक अधिकार। आप लोगों ने देखा होगा पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है। तो मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है कि अगर हमारे इन अधिकारों का हनन हो रहा हो, 12 से लेकर 35 तक का जो अधिकार हैं उनका अगर हनन हो रहा हो, तो हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों के एक संरक्षण के रूप में हमको देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार हैं उनके संरक्षक किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से ऑप्शन होते हैं। तो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट आंसर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे 12 से 35 के बीच में इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है, मौलिक अधिकार का, सूचना का अधिकार का प्रावधान कहाँ पे किया गया है,
तो ये एक प्रकार का स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। ये कहाँ पर आ जाता है स्वतंत्रता के अधिकार में? तो अनुच्छेद लिखेंगे आप 19 का 1, आर्टिकल 19(1) में इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो ये भी आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना है। आर्टिकल 19(1) में एक और अधिकार है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रेस का अधिकार, प्रेस का अधिकार। इसी में आपको प्रेस का अधिकार भी देखने को मिलेगा 19(1) में। तो ये दोनों एक दूसरे के एक साथ चलने वाली चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि जब एक जनता जवाब मांगती है किसी भी सरकारी व्यक्ति से, सरकारी प्राधिकरण से, तो वो कहाँ से मांगेगी, या फिर ये देखें कि हमारे पास, जनता के पास जो भी सूचनाएं हैं वो कहाँ से पता चलती है? वो पता चलती है प्रेस से। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या फिर प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से हमको सूचनाएं पता चलती हैं। अब ये जो प्रेस है उसके पास सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि हम सूचनाओं को कहाँ से कलेक्ट करें, क्योंकि देश की जनता को देनी है एक ऑथेंटिक न्यूज़, जो कि एक बिल्कुल ऑथराइज्ड न्यूज़ हो, जो कि फेक न्यूज़ ना हो। ये यहाँ पर प्रेस का एक क्या है, जिम्मेदारी है। तो इसलिए प्रेस का जो अधिकार है, यानी कि जो प्रेस है वो क्या करेगी, सूचना के अधिकार का प्रयोग करके जो भी सरकारी प्राधिकरण है उनसे सूचना मांग के प्रेस में विज्ञप्ति जारी करके पूरी देश की जनता को बताएगी। तो ये इसलिए एक दूसरे के एक साथ ही देखने को मिलते हैं। तो 19(1) आप लोगों को ध्यान में रखना है, प्रेस का अधिकार और सूचना का अधिकार। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये सूचना का अधिकार क्या कहता है। इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो सूचना के अधिकार को एक कानूनी रूप में मान्यता देने के लिए यहाँ पर 2005 में एक अधिनियम लाया गया, जिसको हम बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम। तो ये कब लाया गया? अधिनियम। तो सबसे पहले तो आप लोगों से इसकी वर्ष ही पूछा जाता है। तो ये 2005 में लाया गया था। तो 2005, 2010 इस तरीके से ऑप्शन आपके बन जाएंगे। तो 2005 दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर से आप लोगों का डायरेक्टली बन जाता है। वैसे ये तो सभी को पता होगा कि 2005 में लाया गया था, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था। अब यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। 2005 की अगर हम बात करें तो इस समय यहाँ पर पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे? क्योंकि आप लोगों से अब आजकल आप देख पा रहे होंगे, जब आप लोगों ने एग्जाम पेपर देखे होंगे उसमें आप लोगों से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंध रखने वाली चीज़ें भी पूछी जा रही हैं कि किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में कौन सी घटना हुई थी, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कौन सी एक विशेष घटना हुई है, इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 2005 में, तो मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह यहाँ पर हमको प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं, और राष्ट्रपति के रूप में हमको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, और मनमोहन सिंह जी यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री थे। तो जो भी अधिनियम है वो संसद से पारित होता है। कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून बनता है तो वो संसद से पास होके जाता है। तो अगर हम इसमें संसद की बात करेंगे तो संसद से सबसे पहले पारित होता है, दोनों सदनों से। तो यहाँ पर आप लोग डेट लिखेंगे 12 मई 2005 को ये संसद से पारित होता है। उसके बाद ये राष्ट्रपति की इसमें मुहर लगती है, तभी तो कोई अधिनियम एक्ट बनता है, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो ये 15 जून को करते हैं, 15 जून 2005, और ये उसके बाद लागू हो जाता है कब? 12 अक्टूबर 2005। तो 12 अक्टूबर को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि RTI एक्ट लागू हो जाता है। ये तो था फैक्चुअल क्वेश्चन, यहाँ पर से आप लोगों से फैक्ट पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इतनी चीज़ें समझ ली होंगी। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसके बारे में RTI एक्ट क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RTI एक्ट बोल देते हैं, RTI एक्ट। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र की स्थापना करना ही एक सबसे पहला
लोकतंत्र की स्थापना करना एक इसका उद्देश्य है सबसे पहले। दूसरा है जवाबदेही। जवाबदेही, जवाबदेही मतलब लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी वो होती है, सबसे बड़ा रूप हमको लोकतंत्र में जनता का देखने को मिलता है। और जनता के प्रति जो सरकारें हैं, जो सरकारी प्राधिकरण हैं, जो सरकारी व्यक्ति हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। तो इसलिए जवाबदेही तय करना और इसी के साथ जो भी भ्रष्टाचार वाली चीज़ें हैं तो भ्रष्टाचार को कम करना, इसलिए हम यहाँ पर सूचना के अधिकार का प्रयोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर यही इसके बारीक से क्या है, और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शिता लाना, पारदर्शिता लाना। क्योंकि पहले ये होता था कि जो सरकारी विभाग हैं या फिर जो सरकारी व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके बारे में पता लगाना बहुत असंभव था, आसान काम नहीं था। लेकिन जब से आरटीआई एक्ट आया है तब से हम इस आरटीआई एक्ट के प्रयोग करने से हम जो सरकारी व्यक्ति हैं, सरकारी विभाग है, उनकी सूचनाओं को ले सकते हैं। अगर वो सूचनाएं हमको नहीं देते हैं तो उसमें सजा का भी प्रावधान है, इसके बारे में भी हम इसी क्लास में देखेंगे। तो ये इसका उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना, जवाबदेही तय करना और भ्रष्टाचार को कम करना और एक प्रकार से सरकारी विभाग में पारदर्शिता लाना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब हम यहाँ पर देख लेंगे कुछ और चीज़ें सूचना के अधिकार में। सूचना के अधिकार में हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये सूचना का जो अधिकार है, इसमें जो सूचना शब्द है, ये जो सूचना शब्द है इसी के बारे में हम देख लेते हैं। अच्छा, सूचना से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। सूचना से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। इसमें हम ये देख लेते हैं कि ये सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है। तो ये भारत के नागरिक को प्राप्त है, भारतीय नागरिक को प्राप्त। अब भारतीय नागरिक को प्राप्त कहने का मतलब ये है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि सूचना का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त नहीं है। तो भारत के नागरिक का कहने का मतलब जिसका जन्म भारत में हुआ है। अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमारे देश में चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही विदेशी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह जो भी कंट्रीज़ हैं, क्या वहाँ से आया हुआ व्यक्ति भारत के सरकारी विभाग से कोई सूचना प्राप्त कर सकता है आरटीआई एक्ट लगा के? तो हमारा आंसर होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय मूल का जो भारत का नागरिक होगा वही इस आरटीआई के दायरे में आता है, यानी कि वही इस सूचना को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा आप लोगों को एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यहीं पर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया है कि भारतीय नागरिक को प्राप्त होने वाले मूल अधिकार या फिर विदेशी नागरिक, हाँ, इस तरीके से ऐसे कौन से अधिकार हैं जो भारत और विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। यह क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन से अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो भारत और प्लस विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। तो भारत प्लस विदेशी नागरिकों को प्राप्त फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये जो अधिकार है वो भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इसके अंतर्गत कौन कौन जवाबदेही होगा। अभी मैंने आप लोगों से कहा कि जो सरकारी विभाग हैं वो जवाबदेही होंगे, वो जनता के प्रति, भारतीय नागरिकों के प्रति जवाबदेह हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अधीन कौन कौन आएंगे? इसके अधीन हमारे आएंगे सरकारी प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण इसके अंतर्गत आएंगे। प्राइवेट फर्म यहाँ पर नहीं आएंगे, प्राइवेट चीज़ें नहीं आएंगी, हमको सिर्फ यहाँ पर सरकारी चीज़ ही देखनी है, सरकारी प्राधिकरण देखने हैं। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं पर भी एम्प्लॉय हो जाते हैं तब भी आप लोग इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को और चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री होंगे और संसद, संसद में कौन कौन आ गए? लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष जिनको सभापति बोलते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे और राज्य विधानमंडल,
राज्य विधानमंडल, ठीक है, जो राज्यों में विधानमंडल है उसके सदस्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, CAG कैग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्त आदि, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख पाएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के लोकसभा के अध्यक्ष हों, चाहे राज्य विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, या फिर कैग हों, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त हों, ये सभी इसके दायरे में आते हैं। यानी कि हम इनसे सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों ने कुछ साल पहले एक RTI के दायरे में मतलब RTI से एक सूचना में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की क्वालिफिकेशन को लेके भी RTI दायर की गई थी और उसकी सूचना हमको प्राप्त चली थी। तो इसका मतलब यह है कि RTI के दायरे में हर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है। लेकिन कौन सी सूचनाएं हम RTI के दायरे में नहीं देंगे, इसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो हर एक सूचना तो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में हर एक सूचना को देना संभव नहीं है। तो इसलिए हम ये भी देखेंगे कि कौन सी सूचनाएं नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इतनी चीज़ें तो देख ली हैं, ठीक है, और नोट डाउन भी कर ली होंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं हम नहीं दे सकते। अब देखो, अगर देश में देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता हो, या फिर कोई न्यायालय की अवमानना हो, या फिर हम कह सकते हैं जो विधानमंडल के विशेषाधिकार हैं के अनुरूप, अगर कहीं पर भी कोई भी सूचना अगर भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से मांग रहा है और उससे देश की संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारा जो देश है उसका अपना कानून है, वो किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, हम अपने देश के निर्णय कोई भी देश का कोई भी इस तरीके का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ये संप्रभुता कहलाती है। तो देश के संप्रभुता, एकता, अखंडता, न्यायालय की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी फैसले हैं उसके अवमानना, यहाँ पर इससे संबंध कोई भी चीज़ें रख रही हैं, या फिर विधानमंडल के विशेषाधिकार, जो हमारी संसद है, जो हमारे विधानमंडल है, जो भी हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, जितने भी मैंने अभी नाम यहाँ पर लिखे, उनसे संबंध ऐसी सूचनाएं हम नहीं ले सकते जो कि हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को प्रभावित करते होंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी कि हर कोई चीज़ हम यहाँ पर सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, और ऐसी सूचना प्राप्त नहीं कर सकते जिसमें देश की सुरक्षा के बारे में बात हो, जिसमें देश की अखंडता, एकता का हनन हो रहा हो, हम ऐसी सूचना नहीं ले सकते हैं। तो ये तो हो गया देश की हम कौन कौन सी सूचना नहीं ले सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और बातें करेंगे हम, क्योंकि इसको एक ही क्लास में यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे थोड़ा सा और आगे की ओर। इसके तहत यहाँ पर इस सूचना के अधिकार के तहत एक तो राज्यों में राज्य सूचना आयोग और केंद्र में केंद्र सूचना आयोग का प्रावधान। इस अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। राज्यों में राज्य सूचना आयोग और केंद्र में केंद्र सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है। अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इन दोनों आयोग को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आयोग को नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारा आयोग वाला बन जाएगा। संवैधानिक जो भी संस्थाएँ हैं, आयोग हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का वो वाला टॉपिक बन जाएगा। तो सिर्फ इनका जिक्र करना ही यहाँ पर ज़रूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि यहाँ पर 2 आयोगों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे
जो सूचना मांगेगा, सूचना मांगने वाला, ये जो सूचना मांगेगा, जो भारत का नागरिक होगा, वो शुल्क कितना देगा। आप लोगों से अगर शुल्क पूछ लिया जाए तो 10 रुपये का यहाँ पर शुल्क देना पड़ता है स्टाम्प में। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, 10 रुपये का शुल्क लेना पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर 10 रुपये के शुल्क से इसको प्राप्त कर सकता है। बीपीएल परिवार वाले इसमें नहीं आते। अगर बीपीएल कार्ड धारक है तो ये शुल्क से भी मुक्ति मिल जाती है वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ क्या आप लोगों को ध्यान में रखने की, भाषा। इसमें किस भाषा में हम सूचना मांग सकते हैं, तो देश की कोई भी भाषा जो हमारे जो हमारे भारत के संविधान की जो भाषाएं हैं, संवैधानिक भाषाएं हैं, उसके अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं, तो उसके अधीन जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में यहाँ पर सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 22 भाषाएं, जैसे कि कोई भी भाषा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, किसी भी भाषा में, ठीक है, कोई भी भाषा में आप यहाँ पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब सूचना के अधिकार की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये सूचना क्या है, सूचना के बारे में अगर हम बात करें तो सूचना आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये सूचना है क्या, मतलब कौन कौन सी सूचनाएं हो सकती हैं। तो जैसे अगर हम बात करेंगे, कोई विज्ञप्ति होती है, विज्ञप्ति, हम विज्ञप्ति मांग सकते हैं, किसी भी सरकारी प्राधिकरण से विज्ञप्ति मांग सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी सरकारी रिकॉर्ड है वो ले सकते हैं। कोई भी दस्तावेज है, कोई भी दस्तावेज है उसकी मांग कर सकते हैं। या फिर कोई भी राय है, कोई भी सरकार की राय है, सलाह है, या इलेक्ट्रॉनिक, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कोई परिपत्र है, परिपत्र से संबंधित सूचना हम मांग सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आदेश है, ईमेल है, आदेश, ईमेल। अब ये आदेश, ईमेल, परिपत्र क्या होता है, ये आप लोग आरओ का जो पेपर सेकंड होगा मेंस उसमें पढ़ेंगे। हिंदी में परिपत्र क्या है, आदेश क्या है, ये सभी चीज़ें आप लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा लोड ना लें। इसके अलावा यहाँ पर आप कोई भी मेमो है, सरकारी मेमोरेंडम आते हैं, उनके बारे में आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा आदि यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं जो हम सरकारी विभाग से मांग सकते हैं। तो कोई भी रिकॉर्ड, दस्तावेज, सरकारी राय, सलाह, दस्तावेज है या परिपत्र है, आदेश है, ईमेल है, मेमोरेंडम है, कोई भी, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सरकारी विभाग को इनके बारे में हमको जानकारी देना आवश्यक होगा, ठीक है। अगर हम किसी सरकारी विभाग से कोई विज्ञप्ति की जानकारी ले रहे हैं, कोई प्रेस वाला अपने न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति जारी करता है, तो ये उसी के तहत जारी की जाती है, क्योंकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। अच्छा, यहाँ पर हम और भी चीज़ें देखते हैं। ये सूचनाएं तो हम लोगों ने मांग ली, अब हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं। अगर जो ये सूचना मांग रहा है उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सूचना के अधिकार की ही बात कर रहे हैं, तो इन अधिकारों को भी देख लेते हैं। सूचना के अधिकार को भी देख लेते हैं। तो ये अधिकार क्या हैं, आप लोगों से अधिकार भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करेंगे दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार, दस्तावेजों का निरीक्षण का अधिकार। अभी हमने यहाँ पर जो दस्तावेज लिखे थे ना, रिकॉर्ड, परिपत्र वगैरह जो भी विज्ञप्ति थी, उनके बारे में हमने लिखा। उन दस्तावेज को अगर हम किसी भी सरकारी विभाग से मांग रहे हैं तो हमारा ये अधिकार है कि हम उस ऑफिस में जाके, अगर हो सकता है जैसे आप लोगों ने, आपके पास कोई व्यक्ति आया, आप सरकारी विभाग में हैं और आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसने सूचना आपसे मांगी और आपने सूचना दे दी, लेकिन उस सूचना जब उसको वो दस्तावेज प्राप्त हुआ, जिस सूचना को उसने प्राप्त किया
उससे वो संतुष्ट नहीं है या फिर उसे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है, तो वो उसका निरीक्षण कर सकता है और ये उसका अधिकार है, आप लोग उसे मना नहीं कर सकते हैं फिर। तो ये सबसे पहले है कि दस्तावेज का निरीक्षण करने का अधिकार है। उसके बाद प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार। इसका मतलब क्या है, अब आपने दस्तावेज का निरीक्षण भी उसने कर लिया, तो दस्तावेज का निरीक्षण करने के बाद उस दस्तावेज को कहीं पर तो प्रूफ देना पड़ेगा उसे। अगर कहीं कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया में उसको कहीं पर सबूत देना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, न्यायालय में उसको अगर उस दस्तावेज का सबूत देना है, तो न्यायालय ऐसे थोड़ी मान लेगी, कोई सरकारी विभाग का उसमें प्रमाणित तो होना चाहिए। तो इसलिए उस दस्तावेज की प्रतिलिपि जो होगी, प्रमाणित की हुई प्रतिलिपि, उसको प्राप्त करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 अधिकार हमने देख लिए। इसके अलावा प्रमाणित नमूने का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार भी है। प्रमाणित नमूना प्राप्त करने का अधिकार, कोई भी नमूना है उसका प्रमाणित रूप जो है उसको प्राप्त करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना को प्राप्त करने का अधिकार, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक का ही ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना को प्राप्त करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है। तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आ गए? दस्तावेज को निरीक्षण करने का अधिकार, प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार, प्रमाणित नमूना प्राप्त करने का अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार, ये सभी अधिकार इसके अंतर्गत आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें अवधि की बात कर लेते हैं। अवधि मतलब कि हम कितने दिन में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना की अवधि आप लोग लिखेंगे, सूचना की अवधि। तो अगर आप सूचना मांग रहे हैं किसी भी सरकारी प्राधिकरण से, तो उसको 30 दिन के अंतर्गत सूचना देना अनिवार्य है। क्या है? 30 दिन के अंतर्गत सूचना देना अनिवार्य है। अगर वो सूचना नहीं दे पाता तो फिर पेनाल्टी लग जाएगी, यानी कि उस पर दंड दिया जाएगा। लेकिन अगर सूचना हमारे व्यक्तिगत एवं जीवन, अच्छा इसे इस तरीके से लिखते हैं, जीवन एवं व्यक्तिगत सूचना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आएगा यहाँ पर, संबंधी सूचना। अगर कोई सूचना वो अपने जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता संबंधी मांग रहा है, जो हमारे आर्टिकल 21 बात करता है, उसके अंतर्गत अगर कोई सूचना मांग रहा है जिसमें उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जा रही हो, उसके लिए अगर ज़रूरी है, तब ये जो अवधि हो जाती है वो 48 घंटे हो जाती है। क्या हो जाती है? 48 घंटे हो जाती है। तो यानी कि 2 दिन यानी कि 48 घंटे उसकी अवधि हो जाती है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर सूचना किसी के व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंध रखता है, तब अवधि क्या होगी? तो 48 घंटे होगी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके अंतर्गत अगर हम पेनाल्टी की बात करेंगे, अगर कोई सरकारी प्राधिकरण 30 दिन के अंतर्गत सूचना नहीं देता है, तो उसके खिलाफ पेनल्टी लगाई जाएगी। और ये जो पेनल्टी होगी ये रुपये के रूप में होगी। कितने रुपये होगी? 250 रुपये। 250 रुपये एक दिन का, ये प्रतिदिन की बात हो रही है। अब देखो इसको समझना, ये 30 दिन में किसी व्यक्ति ने सूचना नहीं दी, किसी व्यक्ति ने, किसी भी सरकारी विभाग ने अगर सूचना नहीं दी 30 दिन के अंतर्गत, तो फिर वो जो व्यक्ति है जो सूचना मांग रहा है वो इसकी अपील कर सकता है। वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। और अपील करने के बाद अगर ये दोषी पाया गया, अगर ये व्यक्ति है, सरकारी प्राधिकरण है, जो भी सरकारी व्यक्ति है, अगर वो एक रीजनेबल आंसर नहीं कर पा रहा है कि कारण क्या है उसका,
कि मैंने आंसर क्यों नहीं किया इस सूचना का, तब उस व्यक्ति पर वो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। और ये पेनल्टी तब तक लगेगी जब तक वो सूचना नहीं दे देता। और अधिकतम की अगर इसमें देखेंगे, अधिकतम पेनल्टी की अगर हम बात करेंगे तो ये 25,000 तक है, 25,000 तक। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अपील हम यहाँ पर पहली अपील हम यहाँ पर 2 प्रकार से करेंगे। पहली अपील आप देखेंगे 30 दिन के भीतर करनी है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर सूचना 30 दिन के अंतर्गत नहीं मिली, उसके बाद पहली अपील आप कब करेंगे? 30 दिन के बाद करेंगे। और दूसरी अपील अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग इसको 90 दिन के भीतर देखेंगे, 90 दिन के भीतर। और ये जो दूसरी अपील है ये किसके पास जाएगी? ये जाएगी, अभी हम लोगों ने देखा कि जो राज्य सूचना आयोग है, राज्य और केंद्र सूचना आयोग है, इनके पास हम इस अपील को फिर लास्ट में भेजेंगे। तो ये इसकी अपील की प्रोसेस भी हो गई। और यहाँ से भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, थोड़ा सा और बचा है इसके बारे में, और फिर ये एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। आई थिंक इतनी चीज़ें लिख ली होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बातें की हैं, सूचना के बारे में बात कर ली है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, सूचना का अधिकार अधिनियम, इसमें संशोधन हो गया। फिर इसमें क्या हुआ? संशोधन किया गया, और यह संशोधन 2019 में किया गया। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सूचना के अधिकार में कब संशोधन किया है, तो 2019 में किया गया है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री आप सभी को पता है 2019 में कौन थे। तो ये अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 22 जुलाई 2019 से। जब ये संशोधन किया उसके बाद 22 जुलाई 2019 से इसमें लागू किया गया। अब इसमें संशोधन क्या किया गया? ये जो राज्य सूचना आयुक्त हैं, अभी जो राज्य सूचना आयोग है उसमें जो व्यक्ति पदाधीन होंगे उनको हम बोलते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, या फिर उनके अलावा जो आयुक्त हैं उनको राज्य सूचना आयुक्त बोलते हैं। इसके अलावा केंद्र सूचना आयुक्त, केंद्र सूचना आयुक्त, इनकी यहाँ पर पदावधि, इनकी पदावधि, इनके वेतन, इनके भत्ते और इनकी पेंशन, नियुक्ति, ये जो सभी अधिकार हैं ये केंद्र सरकार के पास होंगे। ये जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार के पास होंगे। लेकिन पहले क्या था? पहले ऐसा नहीं था। पहले इनकी पदावधि 5 वर्ष थी। अब इनकी पदावधि केंद्र सरकार पर निर्भर करेगी कि वो 5 वर्ष की हो या फिर 5 वर्ष से कम की हो। और इस बात की आलोचना यहाँ पर की गई थी क्योंकि यहाँ पर इनकी हर एक चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है? केंद्र सरकार कर रहा है। और अगर कोई भी चीज़ केंद्र सरकार के अधीन अगर आ जाती है, कंट्रोल अगर आ जाता है, तो फिर उसका दुरुपयोग भी देखने को मिल जाता है। इसलिए इसकी आलोचना यहाँ पर उस समय की जा रही थी। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये था सूचना का अधिकार। इसमें कुछ और बातें हैं जो कि हम देख लेते हैं। कुछ और बातें हैं
जो कि एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। पहला देश आप लोगों से पूछा जा सकता है, पहला देश जहां पर ये आरटीआई है, आरटीआई लाया गया था, पहला देश तो ये है स्वीडन। स्वीडन पहला देश है जहां पर आरटीआई लाई गई थी। भारत में पहला आरटीआई आवेदन किसने किया था? तो ये इनका नाम शाहिद रजा बर्नी है। शाहिद रजा बर्नी क्या हैं? पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आरटीआई फाइल की थी। इसके अलावा आप लोगों को जो ये आरटीआई है, सूचना का अधिकार है, इसमें अनुसूची आप लोगों से पूछी जा सकती है। अनुसूची कितनी है, इसमें अध्याय कितने हैं, इसमें धाराएं कितनी हैं। ठीक है, तो अनुसूची इसमें 2 हैं, और अगर हम धाराएं की बात करेंगे 31 धारा हैं, 31 धाराएं हैं और 6 अध्याय हैं। तो ये हो गया हमारा सूचना का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार था आप लोगों का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली वीडियो में शिक्षा का अधिकार, फिर बौद्धिक संपदा का अधिकार, इन सभी को लेके आएंगे एक एक करके। वीडियो कैसी लगी इस वीडियो में आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और यहाँ से आपको ज़रूर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।